कल जो ब्याज के दर बढ़ाए गए उससे महंगाई कम होने के बदले महंगाई में और इजाफा होगा। यानी ब्याज दर बढ़ाई इसलिए कि महंगाई को रोका जाए, लेकिन इसका परिणाम प्रत्यक्ष उल्टा हो रहा है। लोगों के ईएमआई बढ़े हैं, अनेक सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे और सारा कर्जा महंगा हो जाएगा, तो सभी इंडस्ट्रीज के उत्पाद के भी दाम बढ़ते हैं। 15 महीने में 11 बार इस तरह से ब्याज दरों में इतना इजाफा करना, यह रेपो रेट जो होता है, यह रिजर्व बैंक बैंकों को जिस दर पे कर्ज देता है, तो इसमें 5% थी 2010 में और 15 महीने में आज ये 8% हो गया। सो ये जो हुआ है, ये 11 बार किया है तो भी महंगाई कम नहीं हो रही ना। तो वो ऐसी दवा डॉक्टर दे रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी दवा दे रहे हैं जिससे मरीज ठीक नहीं हो रहा है। 15 महीने ये देखते हुए भी वही उपाय करते जा रहे हैं, वही को दवा पिलाए जा रहे हैं। हर बार वित्तीय उपाय करेंगे और ब्याज दर बढ़ाएंगे। अक्सर इलाज, एकमात्र अक्सर इलाज सरकार के पास है कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दर भी बढ़ाओ। अच्छा, पेट्रोल दर भी खुद सरकार ही बढ़ा रही है। अरे भाई, महंगाई नतीजा होता है मांग और आपूर्ति के इम्बैलेंस और बैलेंस में, और वो तो सरकार पूरी नहीं कर रही है, उसको आपूर्ति पर ध्यान ही नहीं दे रहे। Yesterday's increase in repo rates and reverse repo rates will be counterproductive. It will not impact inflation. It will adversely impact the prices, and prices will go up further, because the government is unsuccessfully trying only fiscal measures 11 times in 15 months. These rates were 5% in March 2010, and now it is 8%. That means the common man will now get the minimum rate of interest through banks will be 14% to 18%. It's a terrific hike in EMI. The investment sentiments are bad, that is being reflected in markets. The FDI is not coming. People don't think you are stable. The auto sector is adversely impacted. The employment is impacted. The most employment generating industry is the housing industry. That gets badly affected. So Dr. Manmohan Singh is giving the medicine which has outlived its utility and is not making any impact on the health of the patient or the problem of the nation, that is inflation. और इसलिए जो महंगाई है उस पर कोई परिणाम जिसका नहीं, केवल they are resorting to the demand management issue, squeezing the liquidity out of economy. But unless you address the supply constraints, and supply constraints are government's own created, देश को पूरे साल में राशन में अनाज सस्ते में बांटने के लिए 200 लाख टन की जरूरत होती है। सरकार के पास 600 लाख टन अनाज पड़ा है गोडाउन में, 1 साल से ज्यादा हो गया है, सड़ रहा है, लेकिन सरकार ने प्रण किया है कि किसी भी सूरत में बाजार में नहीं लाएंगे, सड़ने देंगे, सस्ते में नहीं बेचेंगे। कैसे महंगाई कम होगी? महंगाई कम करने का ये रास्ता होता है, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार केवल ब्याज दर बढ़ाएगी। एक ही इलाज
मनमोहन जी जानते हैं। और फिर उसमें पेट्रोलियम दाम की खुद ही बढ़ोतरी करती है। कल रिजर्व बैंक ने कहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से अब महंगाई और 2% से बढ़ेगी और इनके ब्याज दर बढ़ाने से और बढ़ेगी। तो ये जो सारा चल रहा है, इसका मतलब है दैट द इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। 3 साल से महंगाई से जूझ रही है जनता। हर 3 महीने बाद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि आने वाले 3 महीने में महंगाई कम होगी। हर 3 महीने के बाद रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाती है और 3 महीने के बाद जाकर देखते हैं तो महंगाई और ही बढ़ी है। तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं अगले 3 महीने में कुछ होगा। कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा देखो एनडीए के जमाने में क्या किया था। 4 चीजें की थी हमने। पहली चीज ये की थी कि अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसको एब्सॉर्ब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो फास्टर पेस से। रोड, सड़क, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, सब में अगर बहुत बड़ा निवेश करोगे, संरचना का विस्तार करोगे, उससे तरक्की भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा लिक्विडिटी सारी सक होती है। ये लिक्विडिटी सक करने का केवल ब्याज दर बढ़ाना उपाय नहीं है। अच्छी तरह से खर्च करना, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना, ये भी उसका दूसरा रास्ता होता है। वो हमने करके दिखाया था। हमने आपूर्ति पर ध्यान दिया और बाजार में राशन में जितने दाम थे उससे भी कम दाम में बाजार में चीजें मिलने लगी थी, या उसी दाम में लगभग। तो आपूर्ति पर ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और ब्याज दर हमने 6% पर लाए थे। लोगों के लिए 6%, ये तो 3% थे यानी रेपो रेट। तो 6% से हाउसिंग लोन मिलने लगा, लोगों की घरों का सपना पूरा होने लगा, डिमांड बढ़ी, क्षेत्र का विस्तार हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ये सब हमने करके दिखाया था। लेकिन आज जो सरकार उपाय कर रही है, इससे व्यापार पर द होल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, we had the edge. Indian industry is losing the edge which it had because of this high finance cost. It is impacting adversely the employment. It is impacting adversely the investments. Now we are at the 14th position in the world to attract FDI. China is number 2. Even Brazil is number 5, and we are at 14th place with reduced FDI. और गृह और वाहन उद्योग पर भी इसका विपरीत परिणाम हुआ है। तो ये बार बार जीडीपी की जो बात करते हैं, ये कौन से जीडीपी की बात करते हैं? जीडीपी कितना ग्रो हो रहा है पता नहीं। पहले 9% डबल डिजिट वगैरह बोल रहे थे पिछले साल, अब तो रिजर्व बैंक कह रही 7% बढ़ेगा। लेकिन एक नया जीडीपी बढ़ रहा है, गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी। ये जीडीपी ही बढ़ रहा है, इसका ही प्राइस सरकार बढ़ाती जा रही है। और इसलिए सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। और इसको हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमारी लगातार मांग है कि सप्लाई साइड को देखो, आपूर्ति करो, खाद्यान्न के भंडार भरे पड़े हैं वो बाजार में लाओ, और साथ ही साथ लोगों को निश्चित दामों में आम जनता के लिए सारी वस्तुओं का उपलब्ध कराओ, तभी महंगाई को लगाम लगेगा और खुद रेट मत बढ़ाओ। दूसरी एक टिप्पणी है कि चिदम्बरम जी को हमने सीधे 2 सवाल पूछे थे।